Hello all my dear students, a very good morning and welcome back to JK Career Institute। तो आज की क्लास में हम सबको एक बार फिर से डिस्कस करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के बारे में। थोड़ा सा इसे आज हम लोग और एक्सटेंड करेंगे। लास्ट की जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें हम सब ने क्या क्या सीख लिया। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स मीन्स सब पार्टिकल्स जो है हमारे, जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं, इनकी डिस्कवरीज के बारे में। साथ ही साथ हमने एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट मॉडल जैसे थॉमसन्स मॉडल हो गया, रदरफोर्ड्स मॉडल हो गया, इनके बारे में भी पढ़ा। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रदरफोर्ड्स मॉडल के ड्रॉबैक्स बताए थे, ठीक है, कि रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम जो कि एक्सपेरिमेंटल्स के ऊपर बेस था, सारी चीज़ें उसमें एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कही गई थी, वो क्यों फेल हो गया। ठीक है, अब उसके फेलियर होने का जो मेन रीज़न था वो हमने क्या दिया था कि वो रदरफोर्ड इस बात को नहीं समझा पाए थे कि किस तरह ऑर्बिट में, जो मतलब उन्होंने ऑर्बिट वर्ड तो हालांकि दिया नहीं था, उन्होंने क्या कहा था कि न्यूक्लियस के किनारे किनारे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंटिन्यूसली उसका चक्कर काटता रहता है पाथ पर, ठीक है। लेकिन इस पाथ पर चक्कर काटने के दौरान इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कैसे कंजर्व रखता है, इस चीज़ को रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे। यही कारण था कि उनका मॉडल फेल हो गया था, ठीक है। तो आज हमें इसी बात के ऊपर डिस्कस करना है पूरी तरीके से कि किस तरह से इस पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर चक्कर काटते समय इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कंजर्व रख सके। मीन्स कुल मिला जुलाकर हम पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल तक पहुंचने से पहले देखिए हमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जिसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्योंकि थोड़ा सा देखिए, हालांकि ये थ्योरी तो बहुत ही स्पेशली पढ़ाई जाती है, आपको एक पूरा का पूरा अच्छा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे ना हम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन नहीं करेंगे इसके ऊपर। कुछ जो निचोड़ है इस थ्योरी का बस हम उसे जान लेंगे, जिससे कि हम बोर्स मॉडल को अच्छे से समझ सकें। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी फर्स्ट ऑफ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नाम से ही देखिए क्लियर है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसने प्रपोज की, प्लैंक ने, साइंटिस्ट का नाम है। और क्यों हम इसे पढ़ने जा रहे हैं, बिकॉज बोर्स मॉडल जो है आपका एटम का, वो पूरा का पूरा रिलेट करता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, इसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग इसे ही पढ़ेंगे ताकि चीज़ें एकदम रिलेट करते हुए हमें एक अच्छे तरीके से समझ में आए। अब देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में प्लैंक ने कहा क्या, इन्होंने ये बोला, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनके थ्योरी का, कि किसी भी सब्सटेंस से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या फिर एनर्जी का एमिशन, ठीक है, यहाँ पर आप इस एनर्जी को रेडिएशन वर्ड भी बोल सकते हैं। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस से रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन या फिर रेडिएशन का जो एमिशन होता है, मींस निकलती है जो रेडिएशन, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर काटते रहेगा, मींस उससे लगातार एनर्जी निकलनी चाहिए। बट प्लैंक ने इस चीज़ को समझाया कि जो रेडिएशन का एमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो कंटिन्यूअस नहीं होता, लगातार नहीं होता, बल्कि रुक रुक कर होता है, ठीक है, कुछ डिस्क्रीट अमाउंट्स में होता है। समझ में आ गई बात। तो एक तो चीज़ सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये थी कि जो एनर्जी यानी रेडिएशन का एमिशन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। ये कट गया पॉइंट यहाँ से। सेकंड पॉइंट देखिए इन्होंने क्या कहा, एक तो आपको याद रखना है कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन एमिशन या एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने ये भी कहा कि जब एमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, भले लगातार नहीं हो रहा है बट होगा, तो जो भी एमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा ना, वो ऐसे ही किसी अमाउंट में भी नहीं हो जाता, बल्कि कुछ डेफिनिट एनर्जी के अमाउंट्स में ही एमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर एनर्जी को एमिट कर रहा है या रिलीज कर रहा है, तो वो कुछ सर्टेन फिक्स अमाउंट्स में ही करता है। ऐसा ही नहीं कि कुछ ही भी अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले या किसी भी अमाउंट में एनर्जी को रिलीज कर दे, ठीक है। अब ये जो फिक्स अमाउंट होता है, प्लैंक ने बताया कि ये हमेशा एक सब मतलब फंडामेंटल एनर्जी ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। मतलब जो भी अमाउंट एनर्जी का एब्जॉर्ब होगा वो हमेशा ई ये एक फिक्स एनर्जी का अमाउंट है, इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ, हमेशा इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ई है, देखिए यहाँ पे ये जो ई है, ये ई है क्या, ये है एनर्जी ऑफ फोटोन। इसे हम क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखिए आपके सामने एक नया वर्ड प्रकट हो गया, क्या चीज़, फोटोन। यार व्हाट इज फोटोन। तो फोटोन को समझाया प्लैंक ने कुछ इस तरह से कि जब भी रेडिएशन ट्रैवल करती है, ठीक है, तो रेडिएशन जब भी ट्रैवल करती है तो उसकी एनर्जी
एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के फॉर्म में उसी रेडिएशन के साथ साथ ट्रेवल करती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, फोटोन के नाम से। मतलब जब भी अगर रेडिएशन किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उसकी जो एनर्जी है एसोसिएटेड उस रेडिएशन के साथ, वो छोटे छोटे पैकेट्स या फिर छोटे छोटे बंडल्स आप कह सकते हैं एनर्जी के, वो उसके साथ लेके चलती है रेडिएशन। और इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स को हम क्या नाम देते हैं, फोटोन नाम देते हैं। तो अगर अब आपसे फोटोन के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे कि फोटोन बेसिकली क्या है, एनर्जी का एक पैकेट या फिर बंडल। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फोटोन है ये हमारे लिए एनर्जी की एक फंडामेंटल यूनिट हो गई। समझ में आ गई बात। जिसके इंटीग्रल मल्टीपल्स में आपका सब्सटेंस एनर्जी को एमिट करेगा या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हमेशा फोटोन की एनर्जी के इंटीग्रल मल्टीपल्स में। ठीक, अब प्लैंक ने इस फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बताया। इन्होंने कहा कि किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब आपके रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी यानी न्यू जितनी ज़्यादा होगी, फोटोन की एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और यहाँ से जब आप प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो देखिए कांस्टेंट आएगा h, और यहाँ पे क्या आ गया, न्यू। यहाँ पे ये जो h है ना, इसे हम लोग जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से। इसे हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि प्लैंक ने ही दिया था। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स के बराबर। बात आ गई समझ में। तो ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट और ये उसकी वैल्यू आपको ध्यान में रखनी होगी, बिकॉज ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू आपको कभी भी जो है देगा नहीं, मतलब कि आपको एग्जाम में बोले h की वैल्यू इतनी होती है, आपको ये देगा नहीं, आपको खुद ब खुद याद रखनी होगी। समझ में आ गई बात। अब ये जो E इज इक्वल्स टू एच न्यू फॉर्मूला आया, इसकी हेल्प से आप आराम से एक फोटोन की एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको मालूम है रेडिएशन के केस में थोड़ा सा आपने वेव्स वगैरह पढ़ रखा है 9th क्लास में भी, तो आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स होता है c अपॉन में लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तो अगर यहाँ पे हम न्यू को c अपॉन लैम्डा से रिप्लेस कर दें इस फॉर्मूले में, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन में लैम्डा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया आपके पास फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट करने का। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये फॉर्मूला आपका फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है और ये फॉर्मूला आपका वेवलेंथ के टर्म में। समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ से आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जो निचोड़ है उसको समझ चुके हैं। क्या क्या पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, कि किसी भी बॉडी से जब भी रेडिएशन एमिट या फिर एब्जॉर्ब होती है तो वो लगातार यानी कॉन्टिन्यूअस मैनर में ना होके रुक रुक के होती है, कुछ डिस्क्रीट अमाउंट्स में होती है। ठीक है, और साथ ही साथ में जो एब्जॉर्ब या एमिट होने वाली ये रेडिएशन है वो किसी भी अमाउंट में एब्जॉर्ब या एमिट नहीं होती, कुछ फिक्स अमाउंट्स में एमिट या एब्जॉर्ब होती है। और वो फिक्स अमाउंट कितना होता है, NE के बराबर, यानी वो हमेशा एनर्जी ऑफ फोटोन के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से अगर आप समझना चाहें तो देखिए n की वैल्यू अगर आप 1 रख दें तो यहाँ पे E आएगा, 2 रख दें तो 2E आएगा, फिर 3E आएगा, इस टाइप से। तो जब भी कोई सब्सटेंस एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा वो E, 2E, 3E, 4E, 5E इन्हीं एनर्जी अमाउंट्स में रिलीज करेगा। ऐसा नहीं होगा कि 5/3 टाइम्स ऑफ E में वो रिलीज कर दे एनर्जी, या फिर 2/5 टाइम्स ऑफ E में एनर्जी रिलीज कर दे, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो समझ में आ गई बात ना। यहाँ पे ये क्वांटाइजेशन, ये एनर्जी क्वांटाइजेशन कंडीशन हम इसे कहते हैं। ठीक, तो ये थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और अब देखिए इसी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे हम लोग अपना पूरा का पूरा बोर मॉडल समझने जा रहे हैं कि बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बोला। अच्छा, जो भी बातें इन्होंने बोली थी जाहिर सी बात है उन्हें थोड़ा सा अपडेट रखना ही चाहिए था इनको, क्योंकि रदरफोर्ड्स मॉडल के फेल होने के पीछे जो इम्पॉर्टेंट कारण थे कम से कम उन्हें तो इन्हें दूर करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो मॉडल भी एक्सपेरिमेंट से ऊपर बेस्ड था। अब देखिए, अगर बोर्स एटॉमिक मॉडल की हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो आपको बोर के सामने चैलेंजेस बताते हैं कि इनके सामने इनके एटॉमिक मॉडल को रखने से पहले चैलेंजेस क्या क्या थे। चैलेंज नंबर 1 जो था इनके सामने कि इनको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सर्कुलर पाथ पर, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या बोला था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के किनारे किनारे चक्कर काटता रहता है लगातार। ठीक है, इसी वजह से उनका मॉडल फेल हो गया था। तो अब देखिए, एटम की स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी जरूरी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अरे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो उसकी एनर्जी
खत्म हो जा रही है तो आप एक काम करो, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दो तो उसकी एनर्जी खत्म नहीं होगी। बट अगर इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया ना तब भी एटम आपका अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अब एटम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रह पाएगा। तो सारी चीज़ें कंजर्व रखने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन ये मूवमेंट किस तरह से हो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कंजर्व रहे, एनर्जी खर्चा ना हो। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है तो उसकी एनर्जी तो ज़रूर खर्च होगी, ठीक है। लेकिन बोर के सामने चैलेंज क्या था कि कुछ भी करके इन्हें कुछ ऐसा लॉजिक देना था जो कि इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को कंजर्व रख सके, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज जो था इनके सामने। दूसरी बात, इनको जो है ये भी बताना था कि किस तरह से जो एटम वगैरह के स्पेक्ट्रम होते हैं वो कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं होते हैं। जैसे ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम वगैरह का क्या मतलब है और सारी चीज़ें, ये इनके सामने एक और चैलेंज था। तो बोर ने अपने इस एटॉमिक मॉडल को प्रपोज करने के लिए सहारा लिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। अब देखिए बोर्स ने फर्स्ट, अगर हम सबसे पहले बात कर लें पहला पॉइंट बोर्स एटॉमिक मॉडल का, कि इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में आखिर क्या क्या बातें बोली। तो देखिए बोर भाई साहब ने ये कहा ना कि रदरफोर्ड जी की इतनी बात तो ठीक है कि एटम के पास एक छोटा सा रिजिड पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। इतनी बात इन्होंने कहा सही है और ये इसे गलत कह भी नहीं सकते थे बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ था। लेकिन अब इन्होंने कहा ना कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यानी E+ और 0n1 पार्टिकल्स रहते हैं। ये भी बात सही है, बिल्कुल क्लियर है। अब बात आई इलेक्ट्रॉन्स की, तो इन्होंने कहा ना कि न्यूक्लियस के किनारे किनारे, अब देखिए यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का चक्कर तो काटता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो चक्कर ऐसे ही नहीं काटता है। न्यूक्लियस के किनारे किनारे सर्कुलर पाथ्स पाए जाते हैं, ठीक है, और वो भी कैसे, डिस्क्रीट एनर्जीज के। ये बड़ी बात है यहाँ पर, क्या, डिस्क्रीट एनर्जीज के, मतलब न्यूक्लियस के किनारे किनारे कुछ सर्कुलर पाथ ऐसे पाए जाते हैं जो कि जिनकी कुछ अपनी एनर्जी होती है, ठीक है, उन पाथ्स के पास क्या होती है, अपनी कुछ एनर्जी होती है। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के हिसाब से इसमें से किसी पाथ पे चक्कर काटेगा तो इसकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। समझिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में हमने कहा, क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑन सर्कुलर पाथ्स नोन एज ऑर्बिट्स, ठीक है। इन्होंने अपने इन सर्कुलर पाथ्स को क्या नाम दिया था, ऑर्बिट नाम दिया था। अब इस ऑर्बिट की इन्होंने ना स्पेशलिटीज देखिए क्या बताई कि ये जो ऑर्बिट्स होती हैं इनकी एनर्जी होती है, इनके पास अपनी खुद की क्या होती है, कुछ फिक्स एनर्जी होती है। मतलब ये डिफरेंट ऑर्बिट्स जो होती है ना, ये डिफरेंट एनर्जीज की होती हैं। अगर आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है आपकी वो इंक्रीज होते जाएगी। समझ में आ गई बात। तो इन ऑर्बिट्स में अगर आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है तो उसकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। इन्होंने ये भी बात कही ऑर्बिट के बारे में। मैं आपको यहाँ पे बोर मॉडल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक। एक तो क्या ऑर्बिट होता है, दूसरा ऑर्बिट के पास अपनी खुद की एनर्जी होती है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो उसकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। समझ में आ गई। एक्चुअली ये जो ऑर्बिट की एनर्जी है ना, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही कारण होती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है और उसकी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। तो देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन देखिए चक्कर काट रहा है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो जाहिर सी बात है सर्कुलरली मोशन कर रहा है, तो इसके अंदर की तरफ यानी न्यूक्लियस की तरफ, सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। और ये कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस पर बाहर की तरफ भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा ही होगा, जाहिर सी बात है, तभी ये आपका सर्कुलर पाथ पे मूव कर पा रहा है, अदरवाइज नहीं कर पा रहा है। तो ये जो दोनों फोर्सेस होते हैं ये मैग्नीट्यूड में एक दूसरे को बैलेंस कर ले जाते हैं और इसी वजह से इस पाथ, सर्कुलर पाथ पर चक्कर काटते समय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज नहीं होती है। समझ में आई। मतलब इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन के लिए जो जरूरी एनर्जी, जो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो उसे कौन प्रोवाइड कर रहा है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि लग रहा है किसके, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। समझ में आ गई बात। तो इसी वजह से देखिए अब बोर ने यहाँ पे अपने सबसे बड़े चैलेंज को तो क्रॉस कर दिया, क्योंकि इनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंजर्व रख पाए, और इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चक्कर नहीं काट लेता किसी भी पाथ पे न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के किनारे किनारे फिक्स एनर्जीज की कुछ ऑर्बिट्स पाई जाती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, और इन्होंने बोला कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खर्चा नहीं होती है। समझ में आ गई बात। इन ऑर्बिट्स को उन्होंने एक दूसरा नाम भी दिया, शेल्स, इसे उन्होंने शेल कह के भी प्रोनाउंस किया, और इन्होंने कहा न्यूक्लियस से जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसका नाम होता है के शेल, सेकेंड ऑर्बिट होती है एल शेल, फिर उसके बाद आता है एम शेल, और एट लास्ट सबसे आखिरी नहीं कह सकते, मतलब उसके बाद एन शेल होता है। आगे भी कई सारे शेल्स ऑर्बिट्स पाई जाती हैं, बट हमें मेनली इन्हीं चारों का काम होता है। ठीक है, मीन्स n इज इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट, ये जो है इसे आप क्या बोलेंगे, के शेल। n इज इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट को एल शेल, n इज इक्वल्स टू 3 को आप क्या बोलेंगे, m, और n इज इक्वल्स टू 4 को क्या कह देंगे, एन शेल। समझ में आ गई बात आपको। तो के एल एम एन ये यहाँ पे शेल्स या ऑर्बिट्स के नाम हैं जिनमें अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है तो उसकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, रदरफोर्ड ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही थी अपने मॉडल में। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, दूसरी बात इन्होंने कही ना कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे ये जो चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको अगर कहीं से एप्रोप्रिएट एनर्जी का कोई फोटोन मिल जाए, ठीक है, एच न्यू, यहाँ पे हम फोटोन के एनर्जी यहाँ पे मतलब इससे डिनोट करते हैं एच न्यू से। तो अगर इसको एप्रोप्रिएट एनर्जी का कोई फोटोन मिल जाए इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या करता है, अपनी ऑर्बिट को छोड़ के जंप मार जाता है कहाँ पर, हायर एनर्जी वाली ऑर्बिट में। ठीक है, कहाँ पे जंप मार जाएगा, अपनी एनर्जी स्टेट को छोड़ेगा और जंप कर जाएगा कहाँ पे, हायर एनर्जी वाली ऑर्बिट में। लेकिन अब देखिए होता क्या है ना कि यहाँ से यहाँ इस ऑर्बिट तक जाने में रास्ते में इसकी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और जब तक ये इस ऑर्बिट तक पहुँचता है ना तो वो यहाँ पे भी रहने लायक नहीं बचता, बिकॉज आपको मालूम है कि हर ऑर्बिट में हर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस ऑर्बिट के अकॉर्डिंग होगी वो उसी में रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर इस ऑर्बिट की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की है और कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तभी जाके वो इस ऑर्बिट में रह सकता है, अदरवाइज इस ऑर्बिट में वो रह नहीं पाएगा। ठीक, अब मान लीजिए आपने एक्सेस एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो गई, तो अब वो कूद जाएगा अपनी किसी हायर वाली ऑर्बिट में, बिकॉज अब वो यहाँ तो रह नहीं सकता, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई है, तो अब वो कूदेगा हायर एनर्जी वाली ऑर्बिट में। लेकिन रास्ते में जाते जाते कुछ एनर्जी खर्च हो गई, तो अब वो यहाँ रहने लायक भी नहीं बचता, तो वापस लौटते समय क्या करता है, वापस अब यहाँ रह नहीं सकता तो अपने ही घर में आएगा। सही है ना, और अपने घर में आने के लिए रास्ते में फिर वो कुछ एनर्जी को लौटते समय रिलीज कर देता है ऐसे। ठीक है ना, इस एनर्जी को वो रिलीज कर देगा और फिर से कहाँ पे आ जाएगा, अपनी वाली इसी ऑर्बिट में। अब ये जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन के फॉर्म में ये जो एनर्जी रिलीज होती है, जब आप इसका फोटोग्राफ लेंगे तो यही इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो यहाँ से एमिट हुई है, इसका फोटोग्राफ क्या कहलाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड की अगर बात माने, ठीक है, रदरफोर्ड जी ने जैसा अपने मॉडल में कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअस न्यूक्लियस का चक्कर काटता रहता है, तो इनके हिसाब से इन्होंने तो ऑर्बिट जैसा कोई नाम लिया नहीं था, तो इनके हिसाब से तो जब भी इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा तो उसकी एनर्जी खत्म होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, मींस वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। सही बात है ना। और जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा तो इसका फोटोग्राफ हम खींचेंगे तो इसका हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। सही है ना। और अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर काट रहा है, मतलब वो लगातार एनर्जी को एमिट भी कर रहा है, तो यहाँ से मुझे जो फोटोग्राफ मिलना चाहिए वो कैसा मिलना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। मतलब जो मुझे स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, जो एनर्जी का फोटो मिलना चाहिए वो कुछ ऐसा लगातार मिलना चाहिए। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी जो एमिट हो रही है वो भी लगातार एमिट हो रही है। बट ऐसा देखा गया कि एटम्स के जो स्पेक्ट्रम होते हैं ना वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं।
एटम्स के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं, बल्कि उनमें बीच बीच में ना कुछ छोटी छोटी लाइंस पाई जाती हैं, कुछ छोटे छोटे गैप्स पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को रदरफोर्ड मॉडल तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बट बोर मॉडल इसको एक्सप्लेन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कैसे? देखिए, आपको मालूम है कि प्लैंक ने बोला कि कोई भी सब्सटेंस हो गया वो लगातार एनर्जी को एमिट या फिर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है ना। बिल्कुल वैसी कंडीशन यहाँ बोर मॉडल में भी अप्लाई होती है। देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को तब तक एमिट नहीं करेगा जब तक इसको कहीं से और थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड ना की जाए, सही है ना। ये फोटोन आके इस इलेक्ट्रॉन से टकराया है, तब ये जाके इस ऑर्बिट में जंप मार गया है और तब इसने एनर्जी को रिलीज किया है। समझ में आ रही ना बात? तो यहाँ पे अगर इसे कोई फोटोन ना मिले तो क्या ये इस पाथ पे घूमते समय अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, लगातार एनर्जी यहाँ से एमिट नहीं हो रही है। तो बोर के हिसाब से एटम्स के स्पेक्ट्रम के बीच में फाइन लाइंस मिलने का रीज़न जो था वो ये था, जो छोटे छोटे गैप्स पाए गए थे बीच में स्पेक्ट्रम के, उसका रीज़न ये था कि इन्होंने बोला कि जब कोई फोटोन आके किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, उसको अपनी एनर्जी डोनेट कर देता है, तब वो इलेक्ट्रॉन जाके हायर एनर्जी वाली ऑर्बिट में जंप कर जाता है। जैसे कुछ ऐसा, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे E1 एनर्जी की ऑर्बिट में था और ये क्या थी, कोई E2 एनर्जी की हायर एनर्जी वाली ऑर्बिट, ठीक है ना। ऊपर नीचे से ऊपर जाने पे आपकी एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ये था इस जगह पे, मैंने इसको एनर्जी कहीं से प्रोवाइड कर दी h न्यू, कोई फोटोन आके इससे टकराया, तो अब ये E1 को छोड़ के कहाँ चला जाएगा? E2 पे जंप मार जाएगा। लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई, तो यहाँ पे भी ये अब रुक नहीं पाएगा, तो वापस से ये E2 से E1 में लौट आएगा और लौटते समय यहाँ से रेडिएशंस के फॉर्म में अपनी एनर्जी को एमिट कर देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। अब ये जो देखिए यहाँ पे एमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन हुआ है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि देखिए इस पाथ पे तो चक्कर काटते समय इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी नहीं एमिट की ना। जब फोटोन आया, उससे टकराया, तब उसने एनर्जी को एमिट किया, तो मतलब आपको एक ऐसा बैंड मिल गया। और जब वापस से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी स्टेट में आ गया तो यहाँ पे अब आपको कोई बैंड नहीं मिलेगा, मतलब गैप। अगर फिर आके कोई इससे फोटोन टकराएगा तो फिर यहाँ से अब आपको नया बैंड मिलेगा। समझ में आ गई ना? तो एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, उसमें बीच बीच में गैप्स पाए जाते हैं, लेकिन रदरफोर्ड के हिसाब से उसे कैसा होना चाहिए था? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था, और वो होता नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स ऐसा दिखा, इसीलिए तो रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ था। समझ में आ गई ना बात आपको? तो अगर सोचिए मैंने आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पहले ना पढ़ाई होती है तो क्या आप इस बात को समझ पाते? नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होता समझना। तो ये तो बोर मॉडल का एक अलग से दूसरा पॉइंट था। अब आगे देखिए, अगर हम बात करें तो हम ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से निकली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसकी फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। आपको मालूम है कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है? h न्यू होता है, सही बात है। देखिए यहाँ पे अगर हम नेट एनर्जी की बात करें इन दोनों स्टेट्स के बीच में, तो यहाँ पे जो नेट एनर्जी है वो किसके बराबर है? E2 माइनस E1 के बराबर है। दोनों स्टेट्स के बीच में जो एनर्जी का चेंज है वो कितना है? E2 माइनस E1 के बराबर। क्योंकि अगर देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ E1 वाली एनर्जी स्टेट में है और इसको यहाँ तक पहुँचना है तो बस इसी गैप को तो क्रॉस करना है, तो ये E2 माइनस E1 क्या है? इस गैप की एनर्जी है, ये जो एनर्जी गैप है यहाँ बीच में उसकी एनर्जी। तो नेट एनर्जी क्या है? E2 माइनस E1 के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? h न्यू के। मान लीजिए न्यू क्या है? इस एमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से न्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? E2 माइनस E1 अपॉन में h। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ये जो एमिटेड रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको मालूम क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में पहुंचा, किस एनर्जी स्टेट में? माइनस में। इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी वाली स्टेट से आया था, अपॉन में प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड लगा दीजिए, सिंपली आपको यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी मिल गई तो आप c अपॉन लैम्डा की हेल्प से आराम से वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ से एक पूरा का पूरा काम काफ़ी आराम से हो जाएगा। तो ये देखिए बेसिक्स जो था बोर्स एटॉमिक मॉडल का वो मैंने यहाँ पे पूरा आपको समझा दिया। बोर ने अब यहाँ पे अपनी सारी जो रदरफोर्ड मॉडल की कमियाँ थी उनको दूर कर दिया विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पहले चैलेंज कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कंजर्व रखना है, तो इन्होंने बोल दिया भैया कंजर्व रखेगा। कैसे? इस तरीके से
सर्कुलर एनर्जी ऑर्बिट्स में चक्कर काट के इनकी एनर्जी कैसी होगी, फिक्स होगी, ठीक है। और फिर इन्होंने ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लगा के फोटॉन से टकराने वगैरह वाली कंडीशन लगा के कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं होता एटम का स्पेक्ट्रम, इस चीज़ को भी समझा दिया। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जो बोर्स का था, बोर्स एटॉमिक मॉडल का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो देखिए वो था कि इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी वाली ऑर्बिट में चक्कर काटने के लिए भी ना एक कंडीशन होती है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में चक्कर काट जाए। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में चक्कर काटने के लिए बोर ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक कंडीशन लगाई जिसे हम बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशंस के नाम से। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन हम इसे कहते हैं, ठीक है। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन में बोर ने क्या बोला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में चक्कर काटने के लिए जरूरी ये है कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम mvr से इसे बोलते हैं। अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ लिया है तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है सर्कुलर मोशन तो भी समझ में आएगी। आप बस याद रखिए सिंपली कि एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mvr होता है। तो बोर ने यहाँ पे कंडीशन लगाते हुए ये कहा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर तभी काटेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम यानी mvr ये h अपॉन में 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसका? h अपॉन में 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब जाके वो ऑर्बिट में चक्कर काटने के काबिल है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर काट नहीं सकता। जहाँ पे n की अगर हम बात करें तो n यहाँ पे एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू आपकी 1 2 3 4 5 6 ऐसे शुरू हो सकती है। समझ में आ गई बात? तो n यहाँ पे क्या हो गया, इंटीजर आपके लिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी mvr nh अपॉन में 2 पाई का h अपॉन में 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है तो हम बोलेंगे कि मेरा इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा ऑर्बिट में। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो ऑर्बिट में चक्कर काटने के लायक नहीं है। समझ में आ गई बात? इस कंडीशन को देखिए ना, आपको एक और फॉर्म में लिख के दिखा सकता है। कभी कभी क्या करता है ना, वो h अपॉन में 2 पाई जो यहाँ लिखा है उसको h के ऊपर ऐसे एक लाइन खींच के ऐसे डिनोट कर देता है, ठीक है। h के ऊपर ऐसे बार आप समझ सकते हैं लगा के। तो अगर कभी आप ये h बार लिखा भी देखें ना तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, h अपॉन में 2 पाई लिखा है। तो अब अगर मैं देखिए इसको इस फॉर्म में लिख दूं तो mvr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n और फिर h के ऊपर ऐसे बार। समझ में आ गई बात? बेसिकली बार नहीं कह सकते बिकॉज बार तो यहाँ ऊपर लगता है, ये h के ऊपर ऐसे एक लाइन खींच के इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ में आ गई ना बात? तो इस तरह से भी इसे दिखा सकता है, तो कंफ्यूज होने की आपको कोई भी बात नहीं है। ये जो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन है देखिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यही जो है आपका डिसाइड करके बताती है कि कोई इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में चक्कर काटेगा या फिर नहीं काटेगा। और फिर इसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वगैरह और सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं ऑर्बिटल की एनर्जी के हिसाब से। सही है ना? अब ये देखिए आपका पूरा यहाँ से बोर्स एटॉमिक मॉडल तो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आज आप जानते हैं कि हम बोर्स एटॉमिक मॉडल को यूज़ नहीं करते हैं एटम को स्पेसिफाई करने के लिए, बिकॉज आज हमारे सामने क्या है, वेव मैकेनिकल मॉडल या इसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल भी कहा जाता है। इसका यूज़ करते हैं हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। तो मतलब इतना वेल डेवलप्ड मॉडल होते हुए भी बोर्स मॉडल आपका क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसके फेल होने के कुछ ना कुछ रीजंस भी रहे होंगे, सही है ना। अब वो रीजंस क्या थे, मतलब बोर्स मॉडल के फेलियर्स क्या क्या थे, इस बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रॉबैक्स के बारे में कि क्यों बोर्स मॉडल आपका फेल हो गया, ठीक है। देखिए बोर मॉडल के फेल होने का जो पहला कारण था आपका, फर्स्ट रीज़न बोर मॉडल के फेल होने का वो ये था कि ये मॉडल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे वर्क कर सकता है। किस पर? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एटम्स के ऊपर अप्लाई होता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या फिर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी आप इसे कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? केवल और केवल इसी टाइप के सिस्टम्स के ऊपर ये मॉडल अप्लाई होता है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मतलब सबसे वेल
अरेंज तरीके से तो ये किसके लिए डिफाइन होगा, हाइड्रोजन एटम के लिए, बिकॉज इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, एक अच्छा सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए ये He+ आयन पे भी आपका लग सकता है। He में 2 आपके होते हैं, 2 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए तो एक हीलियम पॉजिटिव आयन आपको मिलेगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसके अलावा Li++ आयन यानी Li+2 आयन के ऊपर भी आपका ये मॉडल अप्लाई हो सकता है। मींस हर वो स्पीसीज जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर आपका बोर मॉडल अप्लाई हो सकता है। समझ में आ गई ना बात। अब देखिए यहाँ पे इसका रीज़न क्या है, इस बात का रीज़न ये तो आपको सभी बताएंगे कि बोर मॉडल सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के ऊपर लागू होता है, बट वाई, जो क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि ऐसा आखिर क्यों है, ये आपको बहुत रेयरली पता चलेगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे इस बात को बताता हूँ। अगर आप बोर मॉडल को ध्यान से देखें तो अगर यहाँ पे इस एक इलेक्ट्रॉन में हम बात करें ना, तो देखिए इसके ऊपर जो मेजर फोर्स है, जिस फोर्स की मेजॉरिटी है वो कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि यहाँ पे किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क कर रहा है, और उसी के करस्पॉन्ड में बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और इसी दोनों फोर्सेस की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इस सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटते समय रिलीज नहीं हो रही है। समझ में आ गई बात। मतलब बोर मॉडल की अगर हम बात करें तो बोर मॉडल जो है वो एक सिंगल फोर्स के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्ड करता है। सही बात है ना आपको। अगर ये वाले एक इलेक्ट्रॉन पे देखें तो 2 फोर्स लग रहे हैं, मीन सिंगल फोर्स के लिए 2 फोर्स लग रहे हैं, तो भी मैं सिंगल फोर्स कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो फोर्स लग रहा है ना, उसका जो ओरिजिन है वो ये है, मतलब ये इसी की वजह से, ये वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से डेवलप हुआ है। तो मेन फोर्स तो यहाँ पे कौन सा वाला है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिंगल फोर्स के इन्फ्लुएंस में। अब यहाँ पे आप सोचिए कि अगर ऐसा हो कि कई सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, मतलब इस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएं, समझ में आ गई बात। तो देखिए आपको ये तो मालूम है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि नेगेटिव जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये नेगेटिव पार्टिकल, ये नेगेटिव पार्टिकल, तो नेगेटिव पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको इधर धक्का मार रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको कहीं इधर धक्का मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको कहीं इधर धक्का मारेगा, मतलब ये इसको दूर भगाना चाहेंगे सब, बिकॉज ये सेम चार्जेस हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करने लगेगा। अब देखिए जैसे ये वाले फोर्सेस यहाँ पे अदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जैसे ये वाले फोर्सेस डेवलप हो गए ना, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट में कंजर्व नहीं रह पाएगी, क्योंकि अब ये तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये तो और सारे कई फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आ गया ना। ये कुछ ऐसा ही है, ठीक जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई इधर से खींच रहा हो और कोई इधर से खींच रहा हो, तो आप तो एक जगह बैलेंस रहेंगे, आपके एनर्जी खर्चा होने वाली नहीं है। बट अगर सडनली कोई आपको पीछे से ऐसे धक्का दे दे, ठीक है, तो आप तो आगे की तरफ गिर जाएंगे ना, भले ही आपको इधर से कोई खींच रहा है। समझ में आ रही ना बात। तो ये भी ठीक कुछ ऐसा ही है कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में था, जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर थे, तब तक तो ये बैलेंस था, इसकी एनर्जी कंजर्व थी। जैसे ही और इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उसके वजह से इस पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी वर्क करने लगेगा, और ये फिर बैलेंस नहीं रह पाएगा, और बैलेंस ना हो पाने के कारण इसकी एनर्जी भी कंजर्व नहीं रह पाएगी, और बोर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा फेल। इसी वजह से जो आपका बोर मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के बारे में सब कुछ बता सकता है, स्पेशली हाइड्रोजन को तो इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन अदर जो एटम्स हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो पाता। ठीक है, बिगेस्ट फेलियर। दूसरा फेलियर देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो बोर मॉडल ऑफ एटम जो है, ये एटम के 3D शेप वगैरह के बारे में ना मुझे कोई आइडिया प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, बिकॉज हम जानते हैं कि आज जो हम एटॉमिक मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो 3D है, 3 डायमेंशनल एटॉमिक मॉडल है, तो ऐसा कोई फीचर बोर मॉडल में नहीं है हमारे सामने, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा देखिए आगे, अगर मैं आपको इसका एक और ड्रॉबैक बताऊं, तो एटम का जब स्पेक्ट्रम एक बार फिर से एनालाइज किया गया, एक तो कमी इन्होंने स्पेक्ट्रम की दूर कर दी कि स्पेक्ट्रम में इन्होंने बताया जो गैप्स पाए जाते हैं वो क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब थोड़ी सी साइंस और डेवलप हुई आगे और एक बार फिर से एटम का स्पेक्ट्रम एनालाइज किया गया, तो इसमें ये देखा गया ना कि ये जो कॉन्टिन्यूअस बैंड्स हमको ऐसे ऐसे दिखते थे, एक्चुअल में ये बैंड्स नहीं थे। ये जो है, सॉरी,
छोटी छोटी लाइंस थी ऐसे इनमें, ठीक है, इस स्पेक्ट्रम में ऐसी छोटी छोटी फाइनली डिवाइडेड फाइन लाइंस पाई जाती थी। तो एटम के स्पेक्ट्रम में ये जो फाइन लाइंस पाई जाती हैं, ये क्यों पाई जाती हैं, किस वजह से पाई जाती हैं, इस चीज़ को भी आपका बोर मॉडल समझा नहीं पाया था। समझ में आ गई बात, एटम के स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रम में ये फाइन लाइंस कैसे पाई जाती हैं, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरी देखिए, अगर अगले ड्रॉबैक की अगर हम लोग बात करें, 3-4 ड्रॉबैक तो मैंने अभी आपको बता दिए। एंगुलर मोमेंटम के लिए जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्वांटाइजेशन कंडीशन लगाई थी, उस क्वांटाइजेशन कंडीशन में देखिए बोर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, वो h अपॉन में 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आ रही ना बात आपको, h अपॉन में 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। लेकिन देखिए यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, आप सबको मालूम होगा, नहीं भी मालूम है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा कि एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। बोर ने अपने इस कॉन्सेप्ट में मैग्नीट्यूड की तो बात कर दी कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन में 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होना चाहिए। मैग्नीट्यूड की तो इन्होंने बात कर दी, लेकिन डायरेक्शन वगैरह के बारे में बोर ने कोई भी आइडिया यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन के जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, क्या वो भी कोई इफेक्ट डालेगी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के चक्कर काटने के ऊपर, ठीक है। बिकॉज अगर इसके पास डायरेक्शन है तो यहाँ पे आप देखिए हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में एक ऑर्बिट पाई जानी चाहिए। मीन्स कुछ इस तरह से एक ऑर्बिट होनी चाहिए, इस तरह से एक ऑर्बिट भी हो सकती है, ऐसे भी एक ऑर्बिट हो सकती है। तो इन सारी ऑर्बिट्स के बारे में बोर ने कोई भी आइडिया नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ इसमें से किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट को चूज किया, ठीक है ना, बाकी सबको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो ये भी उनके मॉडल का एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा कि ऐसा आपने क्यों किया, इस चीज़ को आप समझा नहीं पा रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो ये था आपका पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पे बोर मॉडल का एनालिसिस। बोर मॉडल ऑफ एटम क्या होता है, किस तरह से ये हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और क्या क्या इसके सैलिएंट फीचर्स थे, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स थे, सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे अच्छे से बता दी। अब देखिए अगर थोड़े से इसके एडवांटेजेस की बात कर लें, हालांकि इस मॉडल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, सारी इसमें बुराइयाँ ही नहीं है। एक अच्छा टर्म जो हमें यहाँ से मिलता है वो है ऑर्बिट का। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम एटम से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैं आगे आपको करके भी दिखाऊंगा। तो ऑर्बिट वर्ड, जो ऑर्बिट का एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से मिला, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। दूसरी बात, आगे बोर ने इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में किस तरह से एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट वगैरह होता है, इन सारी चीज़ों को भी समझाया था। तो ये भी उनके मॉडल का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं बोर मॉडल के। और बोर मॉडल के इस कंप्लीट डिस्कशन के साथ स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास भी यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बोर मॉडल का जो मैथमेटिकल अप्रोच है, ठीक है, मैथमेटिकल अप्रोच मतलब जैसे ये जो ऑर्बिट यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी होगी, कौन कौन सी ऑर्बिट की। हमने एनर्जी के बारे में अभी बात की है, बट एनर्जी कैलकुलेशन के लिए हमने अभी तक कोई टर्म यहाँ पे नहीं लिखा है। तो किस तरह से हम ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला वगैरह, मतलब जो भी मैथमेटिकल अप्रोच है बोर मॉडल का, ये मैं आपको लास्ट की नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें बताऊंगा। बट वो आपको तब समझ में आएगा ना जब आप आज की क्लास में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सब अच्छे से याद रखेंगे, बिकॉज ये बेस है उस तक पहुंचने का, ठीक है। और ये सब जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो आपको तब समझ में आएगा जब आपने पिछला पूरा अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा। तो सारी चीज़ें कहने का मतलब है आप अच्छे से रिवाइज करते चलिए, एकदम फुल ऑन पढ़ने में आपको एकदम मज़ा आएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लासेस में। टिल देन स्टे सेफ, बाय।